हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है। आंसर राइटिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमने 14 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा 15 पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर कौन सा क्वेश्चन भेजा गया, उसे आपने कैसे लिखा और उसे कैसे लिखना चाहिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले हम इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर को पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर फ्रेम क्या होना चाहिए और इसे कैसे लिखना चाहिए। ये 2017 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की संकल्पना जैसा कि उसके अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि जड़ें वैदिक उपनिषदी साहित्य में थीं, चर्चा कीजिए। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है, धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है। भारत में धर्म का अर्थ है नैतिक आचरण धारण करना। अशोक के अभिलेखों द्वारा धम्म की संकल्पना की जानकारी प्राप्त होती। दूसरे स्तंभ लेख में धम्म को परिभाषित करते हुए करता है कि शासन में अपसीनावो अर्थात अल्प पाप, बहुकाय अर्थात अत्यधिक कल्याण, दया, दान, पवित्रता, साधुता का पालन करना तथा प्राणियों के प्रति संवेदना, माता पिता की सेवा, गुरुजनों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना शामिल है। तीसरे स्तंभ लेख में अशोक कहता है, धम्म को प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध व घमंड से बचाकर रखना शासन का आवश्यक कर्तव्य है। नवें शिलालेख में जन्म, बीमारी, विवाह आदि के उपरांत उत्सव नहीं किया जाए कहता है। 11वें व 12वें शिलालेख में अशोक धम्म दान को श्रेष्ठ एवं नैतिक आचार को पवित्र बताता है। वैदिक उपनिषदी साहित्य में इसकी जड़ें हम निम्नांकित बिंदुओं से देख सकते हैं। धम्म का सार है नैतिक आचरण, जो उपनिषदों का भी मुख्य विषय है। धम्म में जिस तरह प्रकृति, माता पिता, गुरुजनों, सेवकों, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व सम्मान की बात की गई है, वही वैदिक उपनिषदी साहित्य के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का अनुसरण करता प्रतीत होता है। हालांकि इसमें कुछ भिन्नता भी है, जैसे कि वैदिक उपनिषदी साहित्य को हम हिंदू धर्म से संबद्ध कर सकते हैं, परंतु धम्म को संबद्ध किसी धर्म से नहीं है। यह दूसरा कि वैदिक उपनिषदी साहित्य की रचना ऋषियों के द्वारा की गर्व है, वहीं धम्म को राजा के द्वारा विकसित किया गया है। हाँ, उपयुक्त बिंदुओं के इतर भी धम्म की संकल्पना को लेकर विभिन्न मत हैं, जिसका विश्लेषण करना आवश्यक है। देखिए, आपने कोशिश तो अच्छी की है, अपने लास्ट में बताने का पूरा प्रयास भी किया है कि कैसे वैदिक उपनिषदी साहित्य में इसकी जड़ें विद्यमान हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिली जो मैं लगभग हर एक स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप क्या करें, आर, आई और जी नियम का पालन करें। जी का मतलब आप जनरलाइज उत्तर मत लिखें, आई का मतलब आप इररिलेवेंट फैक्ट मत डालें और आर का मतलब आप रीजनेबल लिखें, कहने का तार्किक रूप से लिखें या रिपीट ना करें। क्लियर? तो आप देखेंगे इसमें आपने कई सारे तथ्य डाले हैं जो बार बार आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि इतने सारे तथ्य आपको वहाँ पर याद नहीं रह सकते। क्लियर? तो आप क्या करें, जैसे आपने ये तथ्य डाला 9वां शिलालेख, ठीक है, फिर आपने 11वें के बारे में बात की। सोचो अगर आप 9वें की जगह 11वें की बात लिख दो या तीसरे की बात लिख दो तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो अब हम देखते हैं इसका फ्रेम होना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या किया करो कि प्रश्न को इनकोड करो। प्रश्न क्या है? अशोक के धम्म की संकल्पना जैसे कि उसके अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है कि जड़ें वैदिक उपनिषदी साहित्य में थीं। कहने का मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि अशोक ने जो धम्म अपनाया, उसकी जो संकल्पना है या उसने जो सोचा, वो सारे विचार हमारे वैदिक उपनिषदी साहित्य में विद्यमान हैं। बात यह है कि कई सारे हिस्टोरियन, चाहे रोमिला थापर हों या उपेंद्र सिंह हों या नयन जोत लाहिरी हों या फिर आप चंपकम लक्ष्मी हो, ये सारे जितने हिस्टोरियन हैं ना, अशोक के धम्म को लेकर डिबेट करते हैं। कहने का मतलब कोई ये कहता है कि अशोक का धम्म राजकीय आदेश है, कोई कहता है कि अशोक का धम्म बौद्ध से प्रेरित है, कोई कहता है कि अशोक की धर्म की जो बातें हैं, संकल्पना, वो वैदिक उपनिषदी साहित्य में। यानी कि ये जब डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है तो हमें पहले इसको एक्सप्लेन करना है कि जिस राइटर ने ये कहा कि इसकी जड़ें वैदिक उपनिषदी साहित्य में हैं, तो उन्होंने कौन से तर्क दिए, पहले हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे।
फिर हम इनके तर्कों का एक एक खंडन करते हुए बताएंगे कि ना तो ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, ना ही क्या कहते हैं ये उनसे प्रेरित है, बल्कि ये एक अलग प्रकार का धम्म है। इस धम्म की जो संकल्पना है वो कैसे राजनैतिक है ना, इस चीज़ को बताएंगे। तो आप जैसे शुरू में सबसे पहले क्या करोगे, मैं इसको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप इसको जब लिखोगे तो आप ये बताओगे शुरू में सामान्य परिचय धम्म का, कि अशोक अपनी कलिंग विजय जो कि उसने 261 बीसी में की थी के बाद धम्म नीति की घोषणा करता है। फिर आप बताओगे कि उसने ये क्यों किया, क्योंकि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उसने ये सब अपनाया और इसे ही धम्म नीति कहा गया। इतनी बातें जब आपने कह दी, फिर आप बताओगे कि उसने अपने दूसरे व सातवें अभिलेख में क्या कहा। जैसा कि आप देखोगे वो क्या कहता है कि पाप से निवृत्ति हो, विश्व कल्याण की बात करता है, दया दान की बात करता है, लोक कल्याण कार्य की बात करता है, अहिंसा का प्रचार करता है और धार्मिक सहिष्णुता, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा की भी बात करता है। क्लियर, आपने बता दिया इतनी सारी चीज़ें। अब आप अपना ये पैरा चेंज करके दूसरे पैरा से तुरंत अपनी बात शुरू करोगे। क्या कि उपर्युक्त ये जितनी भी बातें हैं वो विचार वैदिक उपनिषदीय साहित्य में भी विद्यमान थे। अब वैदिक उपनिषदीय साहित्य में क्या क्या है तो आपको पता है, सर्वे भवन्तु सुखना है, वसुदेव कुटुम्बकम की बात है, अहिंसा परमो धर्मा की बात है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की बात है, साथ ही आदि कई सारे प्रगतिशील जो विचार हैं जो उस समय के तत्कालीन समाज को नैतिक बनाने के लिए आवश्यक थे, उनकी जानकारी वैदिक उपनिषदीय साहित्य में मिलती है, जो कि इसके पैरेलल हो गई। अब आपने ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन के तहत एक्सप्लेन कर दिया। अब आप नीचे वाली लाइन का खंडन करो। कैसे? अब आप लिखोगे कि किंतु गहराई से जब हम देखते हैं तो अशोक का जो धम्म है ना, वो वैदिक उपनिषदीय विचारों से आगे की व्यवस्था को दर्शाता है। मतलब केवल वो वैदिक उपनिषद तक ही सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक समता की बात की जाती है, इसमें राजनीतिक कूटनीतिकता की बात की जाती है, इसमें धार्मिक सहिष्णुता का विचार भी दिया जाता है, जबकि उस समय धार्मिक सहिष्णुता का जो विचार था उतना सक्रिय नहीं था। ठीक, फिर आप बताओगे कि उसने उस समय के युग की जो अवधारणा थी उसको समझते हुए अपने राज्य को स्थायित्व देने के लिए धम्म रूपी नैतिक विचार का सहारा लिया। कहने का मतलब वो जीत तो गया था, काफी बड़े साम्राज्य को उसने जीत लिया, तो अपने राज्य को स्थायित्व देना भी उसकी धम्म नीति का एक पर्पस था। क्लियर? फिर आप बताओगे कि जिसने न केवल राज्य के आंतरिक कलह को रोका, बल्कि उसने कई सारे बाह्य संबंधों, जैसे आप देखोगे श्रीलंका के साथ वो संबंध बनाता है तो बौद्ध धर्म का ही प्रचार करता है, अपनी बहन या बेटी को बेचता है। फिर आप देखोगे कि उसने उत्तर पश्चिम के राज्यों को भी यही करता है, साथ ही आठविक जो राज थे, जो जंगल के राज्य थे, उनको भी यही कहता है कि आप बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो बता रहा था कि देखिए अब हम जीत चुके हैं तो अब हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये एक डिप्लोमेसी भी थी, धम्म नीति उसकी। क्लियर? फिर आप बताओगे जब इतनी बातें आपने लिख लिया तो ऑलरेडी आपका पैरा कंप्लीट होने लगेगा और फिर आप एक निष्कर्ष दे दो। आप जब भी निष्कर्ष दो, देखो मेरा एक मानना है कि आप जब भी प्रश्न और उत्तर लिखा करें तो बिल्कुल जैसे आप बॉक्सिंग फाइट देखते हो ना, उसमें जो बॉक्सर होता है वो एक अपना पंच बचा कर रखता है और जब लास्ट में देखता है कि सामने वाला अब चलने की फिरक में नहीं है तो एक ऐसा पंच मारता है कि सारा का सारा दांव ही पलट जाता है। वही पंच आप अपने निष्कर्ष में मारा करें कि आप जब निष्कर्ष लिखें ना तो एग्जामिनर को फील हो कि इस एस्पायरेंट के अंदर यूपीएससी के वो सारे गुण हैं जिसके तहत ये आईएएस बन सकता है। तो आप निष्कर्ष कैसा इसमें दोगे? आप लिख सकते हो कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो अशोक की धम्म नीति थी वो किसी सांप्रदायिक संकीर्णता व संप्रदाय विशेष की प्रतिलिपि न होकर उस युग की नैतिक आचार संहिता थी, जिसे बाद के कालों में अकबर के दीन इलाही व गांधी के राम राज्य की संकल्पना में भी देखा जा सकता है। क्लियर? जब आप ऐसे एग्जाम्पल दे दोगे ना तो क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा इसको युग की काफ़ी समझ है, ये दूरदर्शी है, ये अकबर से लगा के गांधी तक को भी ऐड कर दे रहा। कहने का मतलब जानते हो आपने कितने साल की हिस्ट्री को अपनी लास्ट लाइन में ऐड कर दिया? लगभग 1800 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री को, या आप कह सकते हो 2100 साल, हाँ सॉरी 2100 साल, 1900 तो इधर हो गए और बाकी आपका 200-250 उधर हो गया। ऐसे आप अपने आंसर लिखा करिए। उम्मीद है आपको आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।